महताब के पैरों तले ज़मीन निकल गई। सफ़िया के अगवा के बाद, इसकी रिहाई के बाद इसने शायद सोचा न था कि अब वो कोई दोबारा ऐसा कदम उठाए, लेकिन इसने इसके बेटे को अगवा कर लिया था। महताब तिल मिलाने लगा कि बेहतर था वो इस वक्त पुलिस को इत्तला कर देता और वो इसे तलाश करके जेल में डाल देते। अब इसे अपने बेटे की रिहाई के लिए 1 करोड़ रुपये देने थे। वो अपने बेटे के लिए इससे ज़्यादा भी देने को तैयार था। इस बार इसने इस मामले को छुपाने के बजाय सफ़िया को कॉल किया और पूछा, तुम इस वक्त कहाँ हो? अभी तो घर में हूँ, लेकिन एक पार्टी के लिए निकलने वाली हूँ। सफ़िया ने बताया, तुम कहीं नहीं जाओगी और घर में रहोगी। महताब ने फ़ौरन ताकीद की। इसकी आवाज़ में घबराहट थी। क्या हुआ है? हैरियत तो है? सफ़िया ने पूछा। हैरियत नहीं है। महताब का दिल धक धक कर गया। क्या हुआ है? मुझे बताएं। फिर कुछ हो गया है क्या? सफ़िया मुस्तरिब हो गई। फिर इसकी आवाज़ में बेचैनी भी छा गई। अनीस को इसने अगवा कर लिया। महताब को बताना ही पड़ा। सफ़िया सुनकर सख्ते में आ गई। मैंने आपसे कहा था ना पुलिस को इत्तला कर दे, लेकिन आप नहीं मानते थे। क्या कहता है वो? इसने 1 करोड़ रुपया मांगा है। मुझे बताएं कहाँ देना है 1 करोड़ रुपया? मैं दे आती हूँ। मेरे अनीस को कुछ नहीं होना चाहिए। आप 1 करोड़ रुपये उसके मुँह पर मारे। सफ़िया रोने लगी। मेरा इससे रब्ता हो गया है। इसने मुझे आधे घंटे का वक्त मांगा है, फिर मैं 1 करोड़ रुपया उसे दे रहा हूँ। तुम फिक्र नहीं करो और इस बात का जिक्र किसी से मत करना। महताब ने ताकीद की। मुझे बहुत घबराहट और बेचैनी हो रही है। आप घर आ जाए। सफ़िया ने कहा, मैं घर आता हूँ। अपने आप को संभालो और सब ठीक हो जाएगा। महताब ने फ़ोन बंद कर दिया और तेज़ी से बाहर निकलने लगा, लेकिन एकदम रुक गया, जैसे इसके पैरों में जंजीरें पड़ गई हों। इसकी निगाहें अपनी मेज़ पर पड़े स्क्रिप्ट पर मुंजमद हो गई जो यावर ने लिखा था। महताब ने पहली किस्त में पढ़ा कि एक अजनबी एक बिजनेसमैन से 1 करोड़ रुपये मांगा और इनकार पर इसने इसकी बीवी को अगवा कर लिया। दूसरी किस्त में इसकी बीवी इसके चुंगल से फरार होने में कामयाब हो जाती है और अगवा करने वाले को नाकामी का मुंह देखना पड़ता है। महताब का दिल जोर से धड़का। जो कुछ इस स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था वही कुछ इसके साथ पेश आ रहा था, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह लिखा गया था। इसने आगे जो सीन पढ़े थे इसमें वो अजनबी इसके बेटे को अगवा कर लेता है और कार एक वीराने में ले जाकर अपने पिस्तौल की गोली से इसकी कार की स्क्रीन चकनाचूर कर देता है और वही कुछ हकीकत में हुआ था। महताब हक्का पक्का खड़ा था। ये इत्तेफाक है या फिर बाबर और यावर आपस में मिलकर इसके साथ खेल रहे हैं? महताब को इसके मोबाइल फ़ोन की घंटे ने चौंका दिया। इसने स्क्रीन की तरफ देखे बगैर मोबाइल को कान से लगा लिया और बोला, हाँ बोलो। महताब, मैं बोल रहा हूँ वली खान। दूसरी तरफ से इसके दोस्त एसएसपी वली खान की पुरवकार और रौबदार आवाज़ सुनाई दी। तुम? महताब के मुंह से निकला, अभी मुझे भाभी की कॉल आई थी, उन्होंने मुझे अनीस के बारे में बताया। तुम ऑफिस में हो? सफ़िया ने तुमको कॉल कर दी? हाँ मैं ऑफिस में ही हूँ। महताब ने सोचते हुए कहा, तुम ऑफिस में ही रहना। मेरा एक जवान तुम्हारे पास आ रहा है, इसका नाम गुलफराज है। वो एक काबिल एतमाद और बहादुर ऑफिसर है। इस शहर में चंद दिन पहले आया है, इसे कोई नहीं जानता। अलबत्ता वो मेरे साथ दूसरी जगह काम कर चुका है। वो तुम्हारे पास बगैर किसी वर्दी के आएगा और तुम इससे खुलकर बात कर लेना। मैं तुम्हारे साथ मजीद फ़ोन पर बात नहीं करता। दूसरी तरफ से कहने के बाद कॉल बंद कर दी गई और महताब वापस कुर्सी पर बैठ गया। इसने स्क्रिप्ट के सीन को दोबारा पढ़ा। जिस जगह वो किस्त खत्म हुई थी वहाँ अजनबी इसके बेटे की गाड़ी की स्क्रीन पर गोली चलाने के बाद नामालूम मकाम की तरफ ले जाता है जो शहर से दूर वीरान जगह पर है। इसका मतलब है वो इसे शहर से बाहर किसी वीरान जगह पर ले गया है। महताब ने सोचते हुए खुद गुलामी की। 15 मिनट गुजरे थे कि महताब को इतला दी गई कि कोई गुलफराज इनसे मुलाकात के लिए आया है। महताब ने इसे अंदर भेजने का कहकर यह भी ताकीद कर दी कि अभी वो फ़ोन कॉल में नहीं लेगा। दरवाज़ा खोलकर जो नौजवान कमरे में दाखिल हुआ वो निकलते हुए कद का स्मार्ट और मजबूत जिस्म का मालिक था। उसके चेहरे की रंगत साफ, हल्की शेप, घनी मूंछें थी। वो शक्ल सूरत से बिल्कुल भी नहीं लगता था कि महकमा पुलिस से ताल्लुक़ रखता है। दोनों ने मुसाफा किया और महताब के सामने बैठ गया। महताब अपनी गाड़ी की तरफ देखता हुआ बोला, मैंने इससे 2 घंटे लिए थे और अभी 25 मिनट गुजर गए हैं, इसलिए सारी बात बता देता हूँ। महताब ने बाबर से पहली मुलाकात और अब तक होने वाले वाक़यात की तफसील उसे बता दी। गुलफराज ने चंद सवालात पूछे। इसके बाद महताब ने वो स्क्रिप्ट इसके सामने रखकर बताया, ये स्क्रिप्ट मेरा पुराना राइटर यावर लिख रहा है। जो कुछ उसने किस्तों में लिखा है वही कुछ मेरे साथ पेश आ रहा है। महताब के इस इंकशाफ ने गुलफराज को भी चौंका दिया। इसने स्क्रिप्ट की वर्क करदानी करने के बाद इस बारे में तफसील जानी और कहा, यावर के पास चलते हैं, आप उसे फ़ोन करें और सिर्फ अपना पता बताएं, मैं आ रहा हूँ। महताब ने इसी वक्त यावर को फ़ोन किया और अपने आने की इतला दी। इसके बाद दोनों बाहर निकले और लिफ्ट में जाते हुए गुलफराज ने कहा, पहले आप बाहर जाएंगे और अपनी गाड़ी निकाल कर अगले चौक तक जाएंगे। इसके बाद मैं निकलूंगा और चौक तक पहुंचूंगा। आप दाएं बाएं नज़र रखना, कोई गैर मामूली हरकत नहीं हो रही। महताब ने ऐसा ही किया। वो पहले निकला और दाएं बाएं देखता हुआ अपनी गाड़ी में बैठा और आहिस्ता आहिस्ता चौक तक गया। इसने देखा कोई गैर मामूली हरकत उसे दिखाई नहीं दी। गुलफराज पैदल चलते हुए देख रहा था कि महताब की गाड़ी के पीछे कोई नहीं है। इत्मीनान कर लेने के बाद वो गुलफराज की गाड़ी में बैठा और दोनों यावर की तरफ चले गए। वो दोनों यावर के पास पहुंचे तो महताब ने गुलफराज का तारुफ ये कहकर करा दिया कि ये अनीस के दोस्त हैं और बाहर से डायरेक्शन की तालीम लेकर आए हैं। मैं इसके साथ कहानी डिस्कस कर रहा था, फिर एक अजीब बात सामने आई और हम दोनों तुम्हारी तरफ आ गए। क्या बात हुई है? यावर ने महताब की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। ये जो तुम स्क्रिप्ट लिख रहे हो वो तुम ही लिख रहे हो ना? महताब ने इसकी आंखों में झांका। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। यावर ने हैरत से पूछा। बात दरअसल ये है कि तुमने पहली किस्त में लिखा है कि एक शख्स बिजनेसमैन से मिला और 1 करोड़ रुपये का मुतालबा किया। रकम ना मिलने पर इसकी बीवी अगवा हो गई और वो खुद अपनी कोशिश से भाग जाने में कामयाब हो गई। इसके बाद इसने बिजनेसमैन का बेटा अगवा कर लिया जो तुमने लिखा है। ऐसा हकीकत में किसी के साथ हो रहा है?
ऐसा हकीकत में हो रहा है? यावर को महताब की बात का यकीन नहीं आ रहा था। ये कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन हो चुका है। इस तरह इसकी बीवी अगवा हुई, वो वहाँ से भागी और अब इसका बेटा अगवा हुआ है। और जिस तरह तुमने स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि वो अजनबी गोली मारकर इसकी स्किन चकनाचूर कर देता है, ऐसा हकीकत में भी हुआ है। महताब ने कहा। यावर के लिए वो बातें नाकाबिल यकीन थी। ऐसा किसके साथ हो रहा है और आपको कैसे पता चला? मैं ये सब भी बता दूंगा। फिलहाल तुम मुझे ये बताओ कि ये सब खुद लिख रहे हो और लिखने के बाद किसी को बता तो नहीं रहे? महताब ने पूछा। यावर सोचने लगा, फिर इसने एक नज़र गुलफराज की तरफ देखा। आप मेरे साथ दूसरे कमरे में आ जाए। तुम जो भी बात करना चाहते हो यहाँ इसके सामने कर सकते हो, घबराने की जरूरत नहीं, ये भी मेरी फैमिली का हिस्सा है। महताब ने बेचैनी से पहलू बदला और अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, हुआ ये था कि आपने जिस दिन मुझे इसकी वन लाइन सुनाई थी और मैं आपके घर से निकला था, मुझे एक अजनबी मिला। वो मेरी गाड़ी में लिफ्ट लेकर बैठ गया। इसने बताया वो राइटर है और इसने आज सुबह ये कहानी महताब साहब को सुनाई थी और उन्होंने रद्द कर दी थी। वो तुमसे मिला था? महताब एकदम बोला। इसने मुझे पहली और दूसरी किस्त की कहानी बताई थी। यावर दोनों को देखते हुए बोला, इसका मतलब है वो तुम्हारे राब्ते में है? महताब ये जानकर चौंका। वो इसी वक्त मेरे राब्ते में आता है जब इसने कुछ बताना होता है, वरना इसका फोन बंद होता है। यावर बोला। अभी कॉल करो, गुलफराज बोला। यावर ने इसी वक्त इसको कॉल की तो मोबाइल फोन बंद था। महताब मुस्तरिब हो गया। वो जो कुछ करना चाह रहा था वो यावर को बता देता। वो चालाक और बला का पूरे एतमाद शख्स है। मैं पहली किस्त पढ़कर भी नहीं समझ सका। वैसे ये सब कुछ किसके साथ पेश आ रहा है? यावर ने जानना चाहा। आप एक काम करना, अगर इसका फोन है तो इससे पूछना अगली किस्त में क्या लिखना है और लिखने से पहले इनको बता देना। गुलफराज ने कहा तो यावर ने इस बात में सर हिला दिया। यावर, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, तुम जो जगह लिखते हो वो इसी के बताने पर लिखते हो? कुछ मंजर निगारी के बारे में वो बताता था जैसे इसने दूसरी किस्म में बताया था। वो बिजनेसमैन के बेटे को शहर से बाहर किसी वीरान जगह ले गया था और वो जगह शहर से ज़्यादा दूर नहीं थी। यावर ने बताया। दोनों यावर को ताकीद करके वापस अपनी गाड़ी में बैठ के महताब ने कहा, इसका मतलब है वो अनीस को किसी वीरान जंगल में लेकर गया है जो शहर से बाहर है लेकिन वो दूर नहीं है। ऐसे इसे कैसे तलाश करें? अनीस की गाड़ी में ट्रैकर लगा हुआ है? गुलफराज ने पूछा। नहीं। महताब ने नफी में सर हिला दिया। गुलफराज ने अपनी घड़ी पर वक्त देखा और आगे चलने को कहा। महताब ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। टीपू उसी दरख्त के पीछे खड़ा बाबर को देख रहा था। बाबर बज़ाहिर इत्मीनान से बैठा था लेकिन वो कान अखियों से दाएं बाएं देख रहा था। फिर वो अपनी पैंट की जिप खोलता हुआ इस कमरे के पीछे चला गया। इस दौरान टीपू ने सोचा क्यों ना वो अपने दूसरे साथी को भी इस जगह बुला ले, वो कार का सामान लेकर चला जाए और वो इसकी निगरानी पर ममूर रहे। इसने मोबाइल फोन निकाला और अपने साथी के नंबर तलाश करने लगा। जो ही इसने नंबर मिलाना चाहा, एक जोरदार पाँव की ठोकर इसके कंधे पर आ पड़ी और इसके हाथ से मोबाइल फोन छोड़कर न जाने किस तरफ गिर गया। और टीपू खुद भी तकलीफदेह आवाज़ निकालता हुआ एक तरफ ऐसा गिरा जैसे इसे उठाकर फेंका गया हो। टीपू ने सर उठाकर देखने की कोशिश की तो बाबर इसके सामने खड़ा था। टीपू जल्दी से उठने की कोशिश करने लगा तो बाबर ने इसे सर के बालों से पकड़कर झंझोड़ा और पूछा, कौन हो तुम? मैं चोर हूँ। वहाँ कार देखी तो उसे देखकर इस तरफ आ गया। इसने तकलीफदेह आवाज़ में कहा। बाबर ने इसके मुंह पर एक जन्नाटेदार थप्पड़ मारा तो इसके मुंह से चीख निकल गई। फिर बाबर इसे किसी शफाक इंसान की तरह बालों से पकड़कर खींचता हुआ इस कमरे के पास ले आया और इसे एक तरफ धक्का देकर करीब पड़ी हुई कुर्सी उठाई और इससे कबल कि वो उठने की कोशिश करता, बाबर ने इसके हाथ पीछे की तरफ कसकर बांध दी। मैं एक चोर हूँ, मेरी बात का यकीन करो। गाड़ियों की चीज़ें चुराता हूँ और बेच देता हूँ। इसने तकलीफदेह लहजे में कहा। मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। तुम एक चोर हो, तुमने मुझे देखा है और मैं ये नहीं चाहता कि कोई मुझे देखे। बाबर इसे इस कमरे से कुछ दूर ले आया। एक तरफ दरख्त एक दूसरे के कुछ करीब थे। गुंजान जगह देखकर बाबर ने इसे एक दरख्त के साथ बांध दिया। वो घबराई हुई आवाज़ में बोला, मुझे छोड़ दो, यहाँ कोई जहरीली चीज़ निकल कर मुझे डस लेगी, मैं मर जाऊंगा। इस तरह मरोगे तो अच्छा ही है, कम से कम तुझे कत्ल करने का इल्ज़ाम मुझ पर नहीं आएगा। बाबर सफाकी से बोला, मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, मुझ पर रहम करो। इसका लहजा इल्तिजाइया था। बाबर ने इसके गले में पड़ा कपड़ा इसके मुंह में ठोंस कर इसे बांधा और अब वो बात नहीं कर सकता था। इसके मुंह से मुख्तलिफ आवाज़ें निकल रही थी। बाबर ने इसे मजबूती से बांधा था ताकि इसका आज़ाद होना मुमकिन ना हो। बाबर इसकी परवाह किए बगैर फिर इस कमरे के करीब चला गया। इसने घड़ी पर वक्त देखा और एक तरफ बैठ गया। बाबर मुंह बनाकर बड़बड़ाया, मुझसे रहम मांगता है, तुझ पर रहम किया तो मुझ पर कोई रहम नहीं करेगा और मैं कत्ल हो जाऊंगा, मार देंगे मुझे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। बाबर ने सर उठाकर इस जानब देखा जहाँ वो उस चोर को बांध कर आया था। कुछ तवक्कुफ के बाद बोला, तुम क्या जानो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं ऐसा करने पर मजबूर हूँ। बाबर ने अपनी घड़ी पर वक्त देखा और खड़ा हुआ। वो कमरे के बाहर टहलने लगा। इसके अंदर बेचैनी दौड़ने लगी। माजी की वो रात इसकी आंखों के सामने थी जब एक ही रात में सब कुछ बदल गया था। बाबर का असल नाम सुल्तान अहमद था, लेकिन वह सभी को अपना नाम बाबर ही बताता था, इसलिए वो इसी नाम से मशहूर था। इसका ताल्लुक एक छोटे से इलाके से था जहाँ इसका बाप कबाड़ की दुकान करता था और इसके कई बच्चे थे। कुदरत ने इसे बीवी भी ऐसी दी थी जो अपने शोहर के साथ बहुत खुश थी, बल्कि दोनों मियाँ बीवी एक ही दूसरे को देखते थे। इनको अपने बच्चों को भी हाथ परवाह नहीं थी। बाबर अजीब फितरत का मालिक था। इसके अंदर जैसा चट्टानों जैसा एतमाद, किसी को चीर देने वाली दलेरी थी। एक बार जो ठान ली इसके बाद वो परवाह नहीं करता कि आगे क्या होगा। वो महज उस वक़्त की सोचता था और नतीजे की कभी परवाह नहीं करता था। वो फैसला बड़ी बहादुरी से करता था। इसके भाई इस इलाके में अपने तय कोई काम कर रहे थे। एक बाबर ही था जो फारिग था और अपने हज के लिए कहीं ना कहीं हाथ पैर मार लेता था।
एक बार वो अपने दोस्तों के साथ बैठा था कि पुलिस वैन वहां आ गई। सब इंस्पेक्टर बाहर निकला और इन सब की तरफ देखकर एक छोटी सी दुकान से चाट की प्लेट बनवा कर खाने लगा। बाबर के दोस्त ने अपनी जेब से 1000 का नोट निकालकर इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह 1000 का नोट तेरा हो सकता है। इस इंस्पेक्टर की गर्दन पर एक चिप्त रसीद कर। अपने दोस्त की बात सुनकर एक नजर इसने सब इंस्पेक्टर की तरफ देखी और 1000 का नोट हाथ बढ़ाकर पकड़ा और इसे गौर से देखने लगा। 1000 का नोट पहली बार इसके हाथ में था, जो एक शर्त पूरी करने पर इसका हो सकता था। बाबर ने वो 1000 का नोट अपनी जेब में डाला और सब इंस्पेक्टर की तरफ चल दिया। इसके दोस्तों को ये तो मालूम नहीं था कि वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि वो सब इंस्पेक्टर की गर्दन पर जब्त रसीद करने के लिए चल पड़ेगा। वो दोस्त भी परेशान सा होगा, अगर बाबर ने इसकी गर्दन पर जब्त रसीद कर दी तो 1000 का नोट चला जाएगा। बाबर इसके पास जाकर खड़ा होगा। सब इंस्पेक्टर ने चाट खाते हुए उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा, क्या है? एक थप्पड़ मारना है, बाबर ने मुतानिस से जवाब दिया। इसकी बात सुनकर वो चौंका, किसे थप्पड़ मारना है? मुझे थप्पड़ मारना है तुमको, बाबर बोला। दिमाग ठीक है तेरा? जानता है क्या बोल रहा है? तेरी इतनी जुर्रत कि मुझे ऐसा कहे? सब इंस्पेक्टर को गुस्सा आ गया, लेकिन बाबर ने इसके गुस्से की कोई परवाह नहीं की और इसकी गर्दन पर एक थप्पड़ रसीद कर दिया। ऐसा अचानक हुआ और सब इंस्पेक्टर के हाथ से चाट की प्लेट छूट गई। पास खड़े पुलिस वाले भी दंग रह गए और इसके दोस्त भी जैसे पत्थर के हो गए। पकड़ लो इसे, सब इंस्पेक्टर चिल्लाया और बाबर ने एक तरफ दौड़ लगा दी। इसके पीछे पुलिस वाले थे। सब इंस्पेक्टर जिसकी चौक में ऐसी बेइज्जती हुई थी, इसी जगह खड़ा चिल्ला रहा था, इसे छोड़ना नहीं, पकड़ कर लाओ साले को, इसकी हड्डियों का सुरमाना बना दिया तो मेरा नाम नहीं है। बाबर के दोस्त इस जगह से 9 तो 11 हो गए और बाबर तेजी से भाग रहा था। 3 पुलिस वाले इसके ताक़ुब में थे। वो भागता हुआ सड़क पर चला गया। इसी स्नाम में एक बस हार्न में जाती आ रही थी। बाबर भाग रहा था और जो ही बस इसके करीब आई वो भागता हुआ इसमें सवार हो गया। बस गिरफ्तार जो कम हुई थी दूसरे ही लम्हे फिर वैसी हो गई और पुलिस वाले चारों ना चार बस को जाते हुए देखने लगे। बाबर को कोई परवाह नहीं थी इसके पीछे क्या होगा। वो जानता था कि इसका बाप इसी सब इंस्पेक्टर को खिलाता पिलाता भी है, क्योंकि वो कबाड़ में कुछ चोरी का सामान भी खरीदता था। बाबर बस से नीचे उतरा और इसने एक तवील अंगड़ाई ली और एक तरफ चल पड़ा। वो इस शहर में अजनबी था। चलते चलते वो एक होटल में पहुंचा। वहाँ इसने खाना खाया और बिल देने गया तो इसे एक कमरे में कोई बंदा अंदर जाता हुआ और बाहर आता हुआ दिखाई दिया। तो इसने पैसे लेने वाले से पूछा, अंदर क्या हास है, जाकर देख लो। वो मानी इस अंदाज में मुस्कुराया। बाबर ने बकाया पैसे लिए और अंदर चला गया। तब इस पर यह हकीकत मुनकशिफ हुई कि अंदर जो कुछ हो रहा था, पहले तो बाहर का जायजा लेता रहा और एक तरफ एक मोटा आदमी इसको बगौर देखे जा रहा था। एक मेज पर रुककर बाबर ने जेब में हाथ डाला तो इसकी जेब में 450 रुपए थे। एक दाव चल रहा था। इसने वो पैसे मेज पर रखकर दाव खेला और बाबर 1000 रुपए जीत गया। इस तरह बाबर खेल में शामिल हो गया और इसकी जेब नोटों से भर गई। सभी इस पर हैरान थे। वो एक दाव भी नहीं हारा था। बाबर के पास तकरीबन 10,000 रुपए हो गए थे। वो मोटा आदमी सारे काम छोड़कर इसे ही देखे जा रहा था। जब वो जीत चुका तो वो इस मोटे आदमी के पास गया और इसके पैसे देकर बोला, आज इतना ही काफी है। कहाँ से आए हो? पहले तुझे कभी नहीं देखा, मोटे आदमी ने पूछा। इस शहर में नया हूँ, 450 रुपए जेब में थे और अब जेब भर गई है। कहाँ रहते हो? आज ही शहर में आया हूँ, रहने के लिए कोई जगह नहीं है। हाँ, अब पैसे हैं, किसी होटल में कमरा लिया जा सकता है। बाबर बोला, मेरे अड्डे पर कोई मुसलसल इस तरह नहीं जीता। मोटे आदमी ने इसकी तरफ देखते हुए कहा, हर कोई मेरे जैसा नहीं होता। बाबर मुस्कुराया, तुझमें क्या खास बात है? अभी मुझ में खास बात नहीं दिखी, मैं एक दाव भी नहीं हारा। इसने कहा, चल आज तो मेरा मेहमान बनकर है, साथ ही मेरा घर है। मोटा आदमी मुस्कुराया, किराया ले लो। किराया लोगे? कोई किराया नहीं, बस तुम अच्छे लगे और ये भी नहीं पता क्यों अच्छे लग रहे हो। मोटा आदमी बोला, ठीक है, एक रात तुम्हारे पास रुक जाता हूँ, मुझे कौन सा कहीं और जाना है। वैसे तुम चोर तो नहीं हो। अचानक मोटे आदमी ने इसे मशकूक नजरों से देखा। कभी चोरी नहीं की, जेब जरूर काटी है। बाबर ये कहकर हंसा, तुम्हारे घर रहूंगा तो कुछ चुराऊंगा नहीं। मैं जो करता हूँ डंके की चोट पर करता हूँ, डरता नहीं हूँ। सीने में मर्द का दिल धड़कता है, किसी बकरी के मेमने का नहीं। बाबर बोला। वो फिर मुस्कुराया, तुम्हारी बात सुनकर मजा आया है। अभी बैठ और थोड़ा इंतजार कर, कुछ खेलना है तो मजीद खेल, फिर चलते हैं। अब और नहीं खेलूंगा। जवारी की जीत दरअसल इसकी हार होती है और मैं नहीं हारना चाहता। बात तो तुमने ठीक की है, वो बोला। यही जीत एक ना एक दिन उसे ऐसा हराती है कि वो चारों शाने मुंह के बल गिरता है। बाबर मुस्कुराता हुआ एक तरफ चला गया। मोटे आदमी को इससे कोई मतलब नहीं था। वो अरसे से ये काम कर रहा था, लेकिन पहली बार इसने एक ऐसा नौजवान देखा था जो बगैर परवाह किए दाव खेल रहा था। 1 घंटे बाद इसने मोटे आदमी के पास इसका पार्टनर आ गया और वो सब कुछ इसके हवाले करके बाबर को लेकर अपने घर में आ गया। इसका घर करीब ही था। मोटे आदमी का घर छोटा था। इस घर में इसके अलावा इसकी बेटी जरीना रहती थी। दरवाजा इसने खोला और दोनों की आंखें जा रही। जरीना के दिल का तो पता नहीं, अलबत्ता बाबर इसकी खूबसूरती से घायल हो गया। जरीना का अजीब सैर अंगेज हुस्न था कि बाबर पिघल कर रह गया। मोटा आदमी इसे कमरे में ले आया। थोड़ी देर बाद खाना भी आ गया। बाबर को भूख नहीं थी, लेकिन जरीना का चेहरा इसकी आंखों से महम नहीं हो रहा था। जरीना वो पहली लड़की थी जिसने बाबर के दिल में सीधा घर कर लिया था। ऐसा इससे कबल नहीं हुआ था, लेकिन जरीना को देखते ही इसका दिल बेकाबू हो गया, जैसे मूज और घोड़ा बस एक ही सिमत भाग खड़ा हो। वो रात बाबर ने जैसे तैसे काटी। सुबह नाश्ते के बाद बाबर सोच रहा था कि वो कैसे इससे इजाजत ले। इसके तो पाँव बंद गए थे। मोटा आदमी कमरे से बाहर आया तो जरीना एकदम अंदर आ गई। मुझे क्या टुकर टुकर देख रहे हो? कभी लड़की नहीं देखी? जरीना ने आते ही इसकी तरफ देखते हुए कहा, लड़कियां बहुत देखी, लेकिन तुझ जैसी पहली बार देख रहा हूँ। बाबर ने झट से जवाब दिया, अब्बा ने एक रात के मेहमान के तौर पर ठहराया है, अब अपना रास्ता लो, मेरी तरफ ऐसी नजरों से देखना बंद करो।
मुझे कोई और पसंद करता है। जरीना बोली, कौन है वो? बाबर ने पूछा। तुझे क्यों बताऊँ, छुपा कर क्या करोगे? बताओ भी क्यों, मुझे कोई पसंद करता है, ये मेरे दिल की बात है। वो एक अदा से मुस्कुराई। वो तुझे पसंद करता है तो तुम इसे पसंद नहीं करती हो ना? बाबर बोला, ये तुम कैसे कह सकते हो? तुमने 2 बार कहा कि वो मुझे पसंद करता है, तुमने एक बार भी नहीं कहा कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसने बेपरवाही से हाथ झटका और चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। कोई फर्क नहीं पड़ता तो बता दो कि वो कौन है। पूछकर क्या करोगे? जरीना ने बर्तन समेटते हुए कहा। इसे जान से मार दूंगा। बाबर ने एकदम कहा तो जरीना इसकी तरफ ऐसे नजरों से देखने लगी जैसे वो कोई मजाक की बात सुन रही हो। बाबर बोला, मैं जो कह देता हूँ वो मजाक नहीं होता। कह दिया तो कह दिया। पहली नजर में तुम मुझे अच्छी लगी हो। दिल ने धड़कना शुरू कर दिया है। ना जान ना पहचान, तुम मेरी खातिर इसे जान से मारोगे? जरीना ने पूछा। पहली नजर की मोहब्बत बड़ी मजबूत होती है। पहली नजर जान पहचान नहीं देखती। मेरी जगह कोई और होता तो ऐसी बात ना करता। अपने दिल की बात अपने दिल में रखकर चला जाता। मगर मैं दिल में बातों के परिंदे पालने का आदी नहीं हूँ। बाबर के लहजे में ऐसी चीज थी कि जरीना हैरान हो गई। ऐसी जुर्रत और दलेरी इसने कभी नहीं देखी थी। इसी वक्त वो मोटा शख्स अंदर आया और जरीना बर्तन लेकर बाहर चली गई। वो दोनों होटल चले गए। तुम नहीं जानते कि मैंने तुम्हें आज रात क्यों रोका था। तुम किस्मत वाले हो। आज तुम्हें एक ऐसी जगह लेकर जाऊंगा जहां तुम खेलोगे और मेरा पैसा होगा। मोटे आदमी ने कहा, तुम तो कह रहे थे कि मैं तुमको अच्छा लगा हूं और अब तुम अपना मतलब निकालने बैठ गए। तुम मुझे अच्छे लगे हो, मैं तुम पर भरोसा करने लगा हूँ, तुम पर पैसा लगाऊंगा और तुम बाजी खेलोगे। मोटे आदमी ने इसके कंधे पर हाथ रखा और वो उसे अंदर ले गया। वो दिन बाबर ने जरीना के बारे में सोचते हुए गुजारा और जरीना भी इसकी बातों के शहर से बाहर नहीं निकल सकी, जिसने डट कर इसके दिल की बातें कही थी। बाबर का दिल चाह रहा था कि वो एक नज़र फिर इस महाजबीन को देखे कि दिल को सुकून मैसर आ जाए। शाम होते ही वो मोटा आदमी जिसने अपना नाम खालिद बताया था बाबर को अपने साथ लाकर एक और इलाके में ले गया। वो बहुत बड़ा जुआखाना था जहाँ बहुत से पोश इलाकों की बिगड़ी हुई औलादें हुक्का पीने, बिलियर्ड खेलने और ताश के पत्ते फेंटते हुए नजर आ रही थी। सिगरेटों का धुआं फैला हुआ था और मौसीकी गूंज रही थी। वहाँ थोड़ी देर के बाद बाबर ने जो जुआ खेला, खालिद नोट ही इकट्ठे करता रहा और अभी खेल अपने उरूज पर था कि बाबर ने अपना हाथ रोक लिया और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। इस मेज पर विराजमान हारे हुए जवारी इस तरफ ऐसी नजरों से देखने लगे जैसे अभी ही इसे मार कर दम लेंगे। बस और नहीं, बाबर बोला। और क्यों नहीं, बैठो, अभी तुमसे एक जीता हुआ पैसा निकलवाना है, एक ने बिगड़े हुए लहजे में कहा। बाबर ने इसकी तरफ देखा। मैं जो कह देता हूँ इससे फिर पीछे नहीं हटता। आज का इतना ही, कल शौक पूरा कर लेना। बाबर इन तीनों को हार चबाता हुआ छोड़कर खालिद के साथ एक तरफ चल निकला। अभी वो दोनों दरवाजे तक ही गए थे कि एक लड़का इनके पीछे आया और खालिद का हाथ पकड़कर बोला, आरिफ बुला रहा है। आरिफ यहाँ है। खालिद जो पैसा जीत कर खुश था, अचानक इसने खुशगवार हैरत से पूछा और इस लड़के ने एक तरफ इशारा किया तो खालिद के साथ बाबर की नजर भी इस जानिब उठ गई। एक तरफ अपने कुछ साथियों के साथ एक नौजवान लड़का शलवार कमीज और लेदर जैकेट में मलबूस खड़ा था। जो ही खालिद ने इसकी तरफ देखा, इसने मुस्कुराकर इशारा किया। ये कौन है? ये आरिफ है, मेरा दामाद बनने वाला है। खालिद बताता हुआ इसकी जानिब बढ़ा। बाबर ने सुना तो इसने होंठ पर होंठ जमा लिया। इसे ये समझने में देर नहीं लगी कि वो यकीनन वही है जो जरीना को पसंद करता है। दोनों इसके पास गए तो आरिफ ने बाबर की तरफ देखते हुए पूछा, ये कौन है जो किस्मत अपने हाथ पर सजाए हुए है? कल ही मिला था, इस शहर में नया है, मुलाकात हुई है और इसे घर ले आया हूँ। इसे मैंने जौहरी की आंख से देखा है और देख लो जोली भर के जा रहा हूँ। खालिद एक आंख दबाकर हंसा। जब से इसने खेल शुरू किया था तब इसे देख रहा हूँ, ऐसा दिलेर पहले नहीं देखा। आरिफ इसकी तरफ देखता हुआ बोला, इतना एतमाद कहाँ से लिया है? यही तो मेरा हथियार है। बाज़-औक़ात हथियार भी दगा दे जाते हैं। आरिफ मुस्कुराया। कभी परवाह नहीं की, कभी ये सोचा ही नहीं कि आगे क्या होगा, बस बाजी लगा दी। बाबर बोला, कितने पैसे हैं जेब में? आरिफ ने पूछा। 6-7 हज़ार होंगे। अभी एक बड़ा जुआ लगने वाला है, तुम्हें तब मानूं जब तुम इस जुए में बाजी लगाओ। जीत गए तो 5 लाख रुपए मिलेंगे, हार गए तो जो होगा वो भी हाथ से जाएगा। 6-7 हज़ार रुपये में 5 लाख का जुआ नहीं खेला जाता। बाबर ने कहा, अभी तुमने कहा कि सोचता नहीं हूँ क्या आगे क्या होगा, बस बाजी लगा देता हूँ। अभी खेल शुरू होने वाला है, 1 लाख तुम लगाओ और 5 लाख जीतोगे। जरा मैं देखूं तो तुम जब करने पर आते हो तो क्या क्या करते हो? आरिफ ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा। कुछ ही फासले पर चंद नौजवान एक मेज के गिर्द जमा हो रहे थे। लोग इस गोल मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए थे। बाजी जीत गया तो क्या मिलेगा? 5 लाख रुपए वहां से मिलेंगे, तुमसे क्या मिलेगा? बाबर का लहजा मानी हेस्ता जो आरिफ नहीं समझ सका। मुझसे क्या चाहते हो? बाबर इसे एक तरफ ले गया और इसके सामने खड़ा होकर इसकी आंखों में आंखें डालकर बोला,